वो डिफेंड होती थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसकी जो मात्रक जो होता था वेग नियतांक वो अभिक्रिया की कोटि पर डिपेंड होता था। अपन ने कोटि के बारे में जानकारी भी दी थी, जीरो ऑर्डर क्या होता, फर्स्ट ऑर्डर क्या था और सेकंड ऑर्डर, और उसमें उसकी यूनिट निकालने के लिए अपन ने एक यूनिवर्सल रिलेशन भी बताया था। उस यूनिवर्सल रिलेशन को याद रखते हुए अपन उसकी यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। अब यूनिट के बेस पर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मान लो किसी एग्जाम में ये आ जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए किसी अभिक्रिया के लिए K is equal to 3.2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। मान लो बोर्ड में भी आ सकता है ये क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है, और कॉम्पिटिटिव में आता है तो इसके ऑप्शन भी आते हैं, जैसे मान लो ए ऑप्शन आता है 2, सेकेंड ऑप्शन आता है बी ऑप्शन मान लो 1, सी ऑप्शन आता है 0 और जो डी ऑप्शन आता है वो नन ऑफ दिस। अब देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको ऐसी रिएक्शंस या फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड या जीरो ऑर्डर की ऐसी कोई रिएक्शन बताई नहीं जिसकी वैल्यू इतनी होती है, समथिंग होती है। तो आपको एक बात और आपको मैं बता देता हूँ, इसकी जो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की जो वैल्यूज होती है हर एक प्रत्येक रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, तो अपन को याद रखना पॉसिबल है नहीं अपन को याद रखनी है। अगर अपन को याद नहीं रखनी है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो उसको अपन कैसे अपन जज करेंगे कि इसकी फर्स्ट ऑर्डर की या फिर सेकंड ऑर्डर की है। तो इसको जज करने का एक तरीका है, इस वैल्यू के बाद में जो दे रखी है उसी में इसकी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी में उसका आंसर छप रखा है। ये देखो, इसमें ये k की वैल्यूज दे रखी है और k की वैल्यूज के पीछे जो यूनिट्स दे रखी हैं वही इंफॉर्मेशन जो दे रखी हैं यूनिट्स, उसी इंफॉर्मेशन में उसका आंसर छिप रखा है। कैसे कि भैया इसकी जो यूनिट्स आ रही है सेकंड इनवर्स, और जो सेकंड इनवर्स आती है वो कौन से कोटि की मात्रक होता है, वो मात्रक होता है फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसका मतलब इसका जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का जाएगा। अगर मान लो मैं वैल्यूज को सेम रखे कुछ इस तरह यूनिट लिख लेता हूं, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, तो बताओ इस तब कौन सा आंसर जाता, तब जाता मेरा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, क्योंकि ये जो मेरा मात्रक है यूनिट्स है वो जीरो ऑर्डर की है। अगर मान लो मैं इसका यूनिट्स इस फॉर्म में लिख लेता हूं सेकंड इनवर्स, तो मेरा आंसर जाएगा सेकंड ऑर्डर। आई बात समझ में? ठीक है, तो अपन को ऐसे क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी और वो अपन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो अपन को उसकी यूनिट को देखकर जज करना होता है उसकी कौन सी कोटि की अभिक्रिया, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है भैया, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफेक्टिव फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले सांद्रता होती है, क्रिया कारक की सांद्रता, सेकंड टेम्परेचर होता है, थर्ड होता है अभिकारक का पृष्ठीय तल होता है, फोर होता है टेम्परेचर होता है, फिफ्थ होता है कैटलिस्ट होता है, और उसके बाद होता है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, विकिरण का प्रभाव। ठीक है भैया, अब अपन एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात करते हैं, अभिकारक की सांद्रता। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। देखो, लो मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। और रेट लॉ से भी प्रूव होता है। रेट लॉ क्या बोलता है, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस फॉर्मूले से भी प्रूव होता है कि अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो उसकी रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। और ये चीज अपन लो मास एक्शन भी यही कहता है। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान का नियम भी यही कहता है कि अगर किसी क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो उसकी अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सही बात। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी अभिक्रिया के लिए, सामान्यतः किसी भी अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो उसकी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन
क्वेश्चन आना चाहिए कि जीरो ऑर्डर के लिए जो होती है वो लागू होती है कि नहीं होती है जीरो ऑर्डर अभिक्रिया, क्योंकि जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए अपन जो रेट लो लिखते हैं कुछ इस तरह का लिखते हैं, पावर जो पावर होती है उसकी क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, प्रत्येक रिएक्शन के लिए बढ़ता है, ओनली एक्सेप्शन है जीरो ऑर्डर के लिए नहीं बढ़ता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर वह अभिक्रिया होती है जो उसके जो रेट होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है, उसका जो रेट होता है उसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है, और निर्भर ही नहीं करता है तो उसमें कितना भी क्रियाकारक मिला दो उस कंटेंट में उसका रेट नहीं बढ़ पाएगा। आई बात समझ में? तो इसे भी एक्सेप्शन है कि जीरो ऑर्डर के लिए अभिकारक की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है भैया, ये होगी अभिकारक की सांद्रता। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के मध्य जो कोलाइशंस होते हैं उस कोलाइशंस की संख्या बढ़ जाती है। उस कोलाइजन की संख्या क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अणुओं के मध्य क्या होगी, कोलाइजन होगी, और कोलाइजन होगी तो रिएक्टेंट जो होंगे इसमें कन्वर्ट होने लग जाएंगे, उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो मैं कुछ समझा देता हूँ कि मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं A + B प्रोडक्ट, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ इस कंटेंट में तो A मॉलिक्यूल और B मॉलिक्यूल के मध्य काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो एक दूसरे में क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे, कोलाइजन करेंगे, और कोलाइज करेंगे तो इसका मतलब क्या, वो अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं, और अच्छी तरह से आपस में रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट में बदलने के चांस क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो उसकी रेट बढ़ जाएगी, बिकॉज उसमें अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण उसमें सक्रिय क्रियाकारकों टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और टक्कर जब बढ़ती है तो क्रियाकारक इसमें कन्वर्ट होने लग जाते हैं उत्पाद में। सक्रिय टक्कर के बारे में आगे ये टक्कर जो टॉपिक होता है और कोलाइजन वो अपन अलग से इसको भी पढ़ेंगे। और एक टेम्परेचर के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट भी उस आरएनएस ने दिया था। आरएनएस की समीकरण होती है KAEA/RT। इस समीकरण से भी सिद्ध होता है कि अगर रिएक्टेंट के टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी रेट बढ़ जाएगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर रेट के बारे में तो कोई भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, फिर भी ये आरएनएस कैसे अपन को टेम्परेचर के बारे में बताता है, रेट के बारे में बताता है टेम्परेचर के बेस पर। ठीक है, तो बताओ अपन एक चीज जानते हैं, देखो ये आर जो रेट नहीं है, ये आर है रेट कांस्टेंट, ये आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका मतलब रेट नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ देखो E/RT, यहाँ पर इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी K बढ़ेगा, K बोले तो वेग नियतांक बढ़ेगा, और अपन जानते हैं किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक बढ़ता है तो उसकी रेट भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अपन को आरएनएस भी बताता है कि किसी अभिकारकों के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर, किसी अभिकारकों के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है भैया, ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट थर्ड बात कर लेते हैं अभिकारक का पृष्ठीय तल। अभिकारक का पृष्ठीय तल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात, मेरे पास मान लो ये चौक है, अगर इस चौक को मैं इंक में डुबोता हूं तो बताओ उस इंक के साथ पूरा का पूरा इंटरेक्ट, ये पूरा पार्ट इंटरेक्ट करेगा। मान लो इसको मैं दो टुकड़े करके फिर इसको इंक में डुबाता हूं तो बताओ इसमें अगर ये दो टुकड़े कर दिए मान लो, मतलब ये वाला भी सरफेस जो होगा वो भी उस इंक के साथ इंटरेक्ट करेगा, पहले नहीं कर रहा था अब करेगा, ये वाला भी हिस्सा क्या करेगा, उस इंक के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है उस इंक का उस चौक के साथ इंटरेक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्रियाकारक का पृष्ठीय तल बढ़ा दिया जाए, अगर किसी क्रियाकारक का पृष्ठीय तल बढ़ा दिया जाए तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी क्रिया करने की दर जो होती है बढ़ जाएगी। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक लकड़ी का लट्ठा होता है उसको आप जलाओ और दूसरा उसी लकड़ी के लट्ठे को अपन उसको बुरादा करके उसको क्रश करके फिर उसको जलाते हैं तो सबसे ज्यादा कौन जल्दी से कौन जलेगा,
जो अपन ने उस लट्ठे का बुरादा किया वो जल्दी जलेगा, और जो लट्ठा है वो बड़ा सा वो कम जलेगा। क्यों? क्योंकि उस बुरादे के सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उस अग्नि से इंटरेक्ट करने की जो रेट होगी वो बढ़ जाएगी, और लकड़ी की जो इंटरेक्ट करने की रेट क्या होती है, कम, सरफेस एरिया कम है तो इंटरेक्ट कम होगा, इससे कम जलेगा, और लकड़ी का बुरादा ज्यादा जलेगा। तो सिंपल सी बात है कि अभिकारक का पृष्ठीय तल बढ़ जाएगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है भैया। 4 अपन बात करते हैं अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लो रिएक्टेंट की फेज के बारे में बात करो, 3 फेज होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मेरे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मेरे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर गैस की फॉर्म में है, किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में है, तो वो गैस में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत वीक होता है। अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक होता है तो टूटने योग्य बंध क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। टूटने योग्य बंध ज्यादा हो गए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के मध्य, तो आपस में दो गैस के मॉलिक्यूल आपस में वो रिएक्टेंट क्या करेंगे, ज्यादा बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं A + B, अगर मेरे पास ये भी गैसियस फॉर्म है, ये भी क्या होता है, गैसियस फॉर्म है, तो इस गैसियस इंट्रामोलिकुलर, दिस इंट्रामोलिकुलर फोर्स ए के मध्य क्या होगा, बहुत वीक होगा। इसके बाद आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा, और ये भी क्या होगा, आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, ये वाला भी टूटेगा, तो बताओ यहाँ पर रिएक्शन करने की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर कोई रिएक्टेंट गैसियस फेज में है तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें उस क्रियाकारक अणुओं के पास अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, खुद के पास बहुत कम होता है, मतलब जल्दी टूट जाते हैं। जल्दी टूटते ही मतलब उत्पाद में जल्दी बदलेंगे। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो गैस के कंपैरिजन में क्या होंगे, वो उसकी रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। सॉलिड होगा तो उसकी रेट और कम होगी, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उसमें अट्रैक्शन फोर्स, जो आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है उस क्रियाकारक अणु के मध्य, जिसके कारण आसानी से वो उत्पाद में नहीं बदलते। तो इसका मतलब उसकी रेट, गैसियस मॉलिक्यूल हो गए रिएक्टेंट तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसकी और कम होगी, और सॉलिड होगा तो और कम होगी। ठीक है भैया। और अगर मैं और बात कर लूं, जैसे और आगे बात कर लूं, अगर मेरे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होमोजीनियस कंडीशन में, होमोजीनियस कंडीशन बोले तो A + B, मतलब ये भी मेरे पास गैस है और B भी मेरे पास गैस है, तो उसके इंटरेक्ट करने की जो रेट होगी वो ज्यादा होगी, और रेट ज्यादा होगी इंटरेक्ट करने की, तो उत्पाद में जल्दी बनेगी। तो एक होता होमोजीनस और एक होता हेट्रोजीनस। होमो मतलब समान, समान फेज, दोनों की समान। अगर मेरे पास हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल है, ए अगर मेरे पास एक गैस है और बी मेरे पास एक मान लो लिक्विड ही मान लेता हूं, तो बताओ इनमें इंटरेक्शन कम हो जाएगा। इनमें जो आपस में ए और बी के मध्य इंटरेक्शन कम होगा, और इंटरेक्शन कम होगा तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है भैया। तो गैसेस अगर होमोजेनस मॉलिक्यूल होगा तो इसकी इंटरेक्शन ज्यादा होगी, और हेट्रोजेनस मॉलिक्यूल होगा तो इसकी जो इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन रेट जो होगी कम होगी, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, कम होगी। तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस में कंपैरिजन के बारे में बात करें तो होमोजेनस मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन ज्यादा रहेगी तो उसकी रेट भी ज्यादा रहेगी, और हेट्रोजेनस की क्या होगी, कम होगी। ठीक है भैया। और अगर मैं और बात कर लूं रिएक्टेंट की नेचर में, अगर मान लो कोई रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो बताओ उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक करना मुश्किल होगा, और उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो उत्पाद में बदलने के चांस क्या रहेंगे, बहुत ही धीमा रहेगा, मंद रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जिस रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। ध्यान से सुनना, जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कम होती है। ठीक है भैया। देखो अपन ने इस नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में एक तो सॉल्यूशन फेज के बारे में बात की, एक हेट्रोजेनस होमोजेनस के बारे में बात की, एक स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात की। अगर कोई रिएक्टेंट अपने पास बहुत लेस स्टेबल है तो इसका मतलब वो जल्दी से प्रोडक्ट में बदलेगा, जल्दी से प्रोडक्ट में बदलेगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है भैया। देखो सिंपल सी बात है ना, एक होता है
एक ये लकड़ी होती है और एक ये बड़ी सी लकड़ी होती है। तो आसानी से ब्रेक करना किसको, मतलब ये ज्यादा जुड़ी हुई रहेंगे और ये कम, तो आसानी से किसको ब्रेक कर सकते हैं, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसको ही तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको जल्दी से तोड़ सकते हैं, इसका मतलब रेट ऑफ ब्रेक से इसका बढ़ जाएगा। ये लकड़ी बड़ी सी है, इसको नहीं तोड़ सकता, बहुत तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और जल्दी नहीं टूट पाएगी, तो इसका मतलब इसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, 4 अपन बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भैया, देखो थ्योरी तो कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, समझना इंपॉर्टेंट है भैया। अगर आपके समझ में आ गई तो कहीं भी किसी भी बुक में आप इसे अपन तुम पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट क्या होता है, अपन जानते हैं कैटलिस्ट वो होता है किसी भी अभिक्रिया में खुद तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, वो किसी भी रिएक्शंस की जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। उस अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। आई बात समझ में, ये होता है। और वो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इट मीन्स वो अभिक्रिया की दर जो वेग होता है उसको बढ़ा सकता है और घटा सकता है, उसकी दर में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मतलब कुल मिला के सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अभिक्रिया को तीव्र भी कर सकता है और धीमा भी कर सकता है, अभिक्रिया को जल्दी भी करवा सकता है और कम भी करवा सकता है, वो होता उत्प्रेरक। जैसे सिंपल से बारे में बात करें कि मुझे यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, तो बताओ यहां पर एक बैरियर, उस बैरियर को मैं क्रॉस करूंगा, उस बैरियर को क्रॉस करने के बाद भी इस स्थान पर जा सकता हूं और इस स्थान पर जा सकता हूं, तो इसका मतलब मुझे एक बैरियर को पार करना पड़ेगा। उसी तरह एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, क्रिया कारक को उत्पाद में बदलने के लिए उसको एक एनर्जी से क्रॉस करना पड़ता है। उस एनर्जी क्रॉस को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो बैरियर है, यहां तक अगर मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां तक आ जाए, फिर उसको मैं आसानी से अपने उसको उत्पाद में बदल सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ मेरे लिए यहां से यहां तक जो चीज होगी, ये जो बैरियर होगा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये बोले तो सक्रियण ऊर्जा। क्या हो जाएगी, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भैया, ये मेरे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, ये मेरे प्रोडक्ट में बदल गया। अगर मेरे पास इस रिएक्टेंट को यहां तक लेके आ जाऊं, मतलब किसी भी क्रियाकारक अणु के पास उत्पाद में बदलने के लिए जो एनर्जी जो होती है, जो ऊर्जा जो होती है, उसे क्या बोला जाता है, सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है। अगर वो सक्रियण ऊर्जा यहां तक लेके आ जाऊं, उस मॉलिक्यूल को यहां तक लेके आ जाऊं, फिर तो मेरा जो क्रियाकारक अणु होगा वो उत्पाद में बदल जाएगा। अगर मान लो अब बात करता हूं मैं कैटलिस्ट के बारे में बात, अगर मैं उसी रिएक्शन में कैटलिस्ट मिला देता हूं, उसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को मिला देता हूं, तो जो ये एनर्जी बैरियर को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसका मतलब कम कर देता मतलब बहुत ही कम खुद की एनर्जी भी यूज करेगा, उस कैटलिस्ट की एनर्जी भी यूज करके बहुत ही कम समय में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्लस ये होगा कि जो उसकी एक्टिव यहाँ से पहले रिएक्टेंट को यहाँ तक जाना होता था, यहाँ तक उस बैरियर तक जाना होता था, अब जैसे मैं कैटलिस्ट मिला देता हूँ तो मेरे को उस रिएक्टेंट को यहाँ से इतना ही एनर्जी बैरियर पार करके प्रोडक्ट में बदल जाता था। इसका मतलब पहले रिएक्टेंट को, जब मेरे पास कैटलिस्ट नहीं था तब रिएक्टेंट को यहां तक जाना पड़ता था, इतनी एनर्जी को क्रॉस करना पड़ता था। जैसे मैंने कैटलिस्ट मिला दिया तो उसकी एनर्जी बैरियर को बस थोड़ा सा ही एनर्जी उसको बैरियर को क्रॉस करना पड़ता था। इट मींस क्या हुआ कि उस कैटलिस्ट ने क्या किया, उस कैटलिस्ट ने उस रिएक्टेंट की जो सक्रियण जो ऊर्जा होती है उस अभिक्रिया की, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसका मतलब उसकी एनर्जी को कम कर दी, बहुत ही कम एनर्जी में वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। और प्लस समय भी कम लगा। जैसे सिंपल से बारे में बात करें कि अगर एक अभिक्रिया मान लो 1 घंटे में हो रही थी, 1 आवर में पूरी हो रही थी, जैसे ही मैंने कैटलिस्ट मिलाया वो 10 मिनट में पूरी हो गई, 10 मिनट में कंप्लीट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत जल्दी हुई अभिक्रिया। इसका मतलब यह होगा कि उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो डिफेंड करता है, अब बात करते हैं घट जाता है या बढ़ जाता है। डिफेंड करता है कि वो उस जो कैटलिस्ट मिला है उसकी नेचर क्या है। अगर मान लो मैंने धनात्मक उत्प्रेरक मिलाया
तो यहाँ पर इस रिएक्शन में मैंने कौन सा उत्प्रेरक मिलाया, धनात्मक उत्प्रेरक मिलाया। तो धनात्मक उत्प्रेरक मिलाने पर उसे सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो धनात्मक उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है और उस अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है भैया। अगर मान लो ऋणात्मक उत्प्रेरक मिलाने पर क्या होगा, उस रिएक्टेंट की सक्रिय ऊर्जा ऑप्टिमिशन एनर्जी जो होगी वो क्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब उसको अब ज्यादा एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगी, यहाँ तक पार करना पड़ेगा, मतलब इतनी एनर्जी होगी तब जाके वो मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो पाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट। अगर मतलब मेरे को ऋणात्मक उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ऋणात्मक उत्प्रेरक मिलाने पर मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलेगा। तो इसका मतलब उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। धनात्मक उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया के वेग में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है भैया, ये हो गया इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट के बारे में और भी अपन जानकारी देंगे, सक्रिय ऊर्जा क्या होती है और भी अपन उसके बारे में अपन इसी ऐसे ही ग्राफ से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव, विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। देखो सिंपल सी बारे में बात करें, H2 + I2 2HI। अगर मैंने कंटेन में क्या लिया, एक H2 ली, I2 ली, मैंने देखा, मैंने उसको कोई भी बाहर से लाइट एनर्जी नहीं दी, तो मैंने थोड़े 1 घंटे एक और बाद देखा तो मेरा वो H2 वही था, I2 भी वही था। तो मैंने फिर और मिलाया, H2 भी मिलाया, I2 भी मिलाया, फिर वापस देखा 1 आवर बाद तो फिर भी वही, कोई इतना चेंज हुआ ही नहीं। फिर मैंने देखा, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैं उसको लाइट देता हूं तो जो कम था अमाउंट, जो H2 + I2 का जो कम अमाउंट था, लाइट देने पर भी किसमें कन्वर्ट हो गया, HI में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र गति से होती है। अगर मान लो ये विकिरण की अब्सेंस में था, यहाँ पर कोई विकिरण नहीं था, तो ये बहुत ही मंद रिएक्शन होगी, बहुत ही स्लो रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लो यहां पर विकिरण की प्रेजेंस में बात कर लेता हूं तो यहां पर क्या होती है, तीव्र। ठीक है भैया, यहां पर विकिरण की एब्सेंस में क्या होगी, बहुत ही रिएक्शन जो होगी बहुत ही लो होगी, मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम हो जाएगी, और विकिरण की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में उसकी रेट ऑफ बढ़ जाएगी। और एक और एग्जांपल बात करते हैं अपन, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, एक पेड़ को अपन कितना भी पानी दो, कितना भी अपन CO2 दो, CO2 + H2 कितना भी दो, क्या ग्लूकोज नहीं बना पाएगा। ठीक है, जब तक उसको लाइट नहीं मिलेगी, जब तक उसको प्रकाश नहीं मिल जाता, जब तक उसको सूर्य नहीं मिल जाता है, तब तक अपन को कितना भी अमाउंट दो, पानी का दो, CO2 को दो, तो भी अपना वो ग्लूकोज नहीं बना पाएगा जब तक उसको लाइट नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाता है, और विकिरण की एब्सेंस में अभिक्रिया बहुत ही मंद गति से होती है। ठीक है भैया, ये हो गया इफेक्टिव फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट था, और आपको हर एक किसी भी बुक में अगर यहाँ पर समझ लिया, किसी भी बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब अभिक्रिया की अणु संकेता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रिया की अणु संकेता क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं, ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अभिक्रिया की अणु संकेता। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया की अणु संकेता क्या होती है कि एक पदीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकार कणों की संख्या ही क्या कहती है, अभिक्रिया की अणु संकेता। एक पदीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, अणु संकेता।
कहने का मतलब होता है किसी भी रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसकी नंबर की यही क्या कहलाती है, अणु संख्याता। ठीक है भैया, एक पद अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब उससे बोला जाता है सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं। सिंगल स्टेप बोले तो एक पदीय अभिक्रिया में एलिमेंट्री रिएक्शंस के में पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की जो नंबर होती है वही उसकी क्या होती है, अणु संख्याता होती है। और एलिमेंट्री रिएक्शंस उसे बोला जाता है सिंगल स्टेप में होती हैं, जो बहुत सारे पद में नहीं होती हैं। अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस या उसे एकाग्रणु का अभिक्रिया। एकाग्रणु का अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया में एक अणु पार्टिसिपेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल NH4 NO2 को हीट करता हूं तो किसमें N2 प्लस H2 बैलेंस कर देते हैं 2। तो इसका मतलब अमोनियम नाइट्रेट का जो मॉलिक्यूल एक पार्टिसिपेट कर रहा है तो मेरी वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एकाग्रणु का अभिक्रिया बोले तो यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया। सेकंड बात करते हैं द्विअणु का अभिक्रिया या बाइमोलिकुलर रिएक्शंस। द्विअणु का अभिक्रिया के बारे में बात करें फॉर एग्जांपल PCl3 प्लस Cl2 PCl5। तो उस अभिक्रिया में दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं तो उसे द्विअणु का अभिक्रिया। इसका मतलब यह अणु संख्याता जो होती है एक सैद्धांतिक पद है, उसको अपन उसकी अभिक्रिया की शकल देखकर इस रिएक्शंस की अपन शकल देखकर बता सकते हैं कि उसकी अणु संख्याता क्या होती है। ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है कि लैब में ले जाकर ही पता करेंगे कि उसकी अणु संख्याता कितनी है। उसकी शकल देखकर अपन पता कर सकते हैं कि उसकी अणु संख्याता कितनी है। ठीक है भैया, एक और एग्जांपल बात कर लेते हैं ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस। ठीक है, जैसे 3KCl और 3 को अपन हीट करते हैं तो KCl प्लस O2 बैलेंस कर लें। बैलेंस के बारे में बात करें तो मिल जाएगा 3 मिल जाएगा हो गया। ठीक है, यह बैलेंस करता है अपन 3KCl हो जाएगा 3 उसमें 9, ये अपन 9/2 कर लेते हैं। तो इस अभिक्रिया में जो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी उसके अपन अभिक्रिया के शकल देखकर बता सकते हैं। उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है भैया, अब बात करते हैं कि जो अणु संख्याता जो होती है वो एक सैद्धांतिक पद है जो कि अभिक्रिया की शकल देखकर बता सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल की रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब बात करते हैं जो अणु संख्याता जो होती है एक होल नंबर होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है। कभी भी इसका मान शून्य नहीं होता है, न ही भिन्नात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है, न ही इनफाइनाइट अनंत होता है। तो ये ध्यान रखना, अणु संख्याता जो होती है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, एक सैद्धांतिक पद होता है। इसका मान 0 नहीं होता है, ध्यान से सुनना। इसका मान भिन्नात्मक फ्रैक्शनल नहीं होता है, इसका मान ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होता, इसका इनफाइनाइट मान नहीं होता है। आई बात समझ में? और 0 तो हो ही नहीं सकता, अगर 0 होगी तो मतलब अभिक्रिया ही नहीं है। अभिक्रिया तो तब होगी जब कुछ ना कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तभी तो होगी। फिर बात करते हैं जो अणु संख्याता होती है, वो अणु संख्याता जो होती है 3 से ज्यादा मान संभव नहीं होता है। 3 से ज्यादा मान संभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्रियाकारक अणुओं के मध्य इफेक्टिव टक्कर, प्रभावी टक्कर होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और प्रभावी टक्कर होने की संभावना कम हो जाती है जिसके कारण रिएक्टेंट मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट में बदलने के चांस क्या हो जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं। इसलिए अणु संख्याता का मान 3 से अधिक नहीं होता है। और ये सिद्धांत जो होता है अणु संख्याता जो होती है मॉलिक्यूलरिटी जो कॉन्सेप्ट होता है वो जटिल अभिक्रिया पर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। क्योंकि जटिल अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी को अपन प्रूव नहीं कर सकते हैं, और उसको अगर प्रूव भी करना होता है तो उसके सारे स्टेप को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ता है। इसलिए ये सिद्धांत जटिल अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है और इसका किसी भी अभिक्रिया के लिए 3 से अधिक मान संभव नहीं होता है। देखो इसका रीजन है, मैं 2 पॉइंट नोट करना है। इसका 3 से अधिक मान संभव नहीं होते हैं, जटिल अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। 3 मान इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के मध्य इफेक्टिव टक्कर होने की संभावना, इफेक्टिव कोलाइजन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में नहीं बदलने पाएंगे।
देखो सिंपल सी बात करें कि एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि ये दो आदमी आपस में लड़ रहे थे इतने से एरिया में, अगर मान लो तीसरा आदमी आ जाए, चलो मान लो लड़ रहे, अगर चौथा आदमी आ जाए तो बताओ अच्छे से लड़ पाएंगे क्या? नहीं लड़ पाएंगे। तो इसका मतलब इफेक्टिव टक्कर, इफेक्टिव मारपीट, प्रभावी मारपीट नहीं हो पाएगी, प्रभावी मारपीट नहीं हो पाएगी, तो उसका रिजल्ट भी नहीं निकलेगा कौन टूटा कौन फूटा। आई बात समझ में? तो इसलिए ध्यान रखना कि 3 से अधिक मान संभव नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, जो जटिल अभिक्रिया होती है, वो क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, यूनिमोल एकाणुक अभिक्रिया जिसमें एक मॉलिक्यूल भाग लेता है, बाइमोलिकुलर द्विअणुक अभिक्रिया जिसमें 2 मॉलिक्यूल और ट्राइमोलिकुलर 3 अणु भाग लेते हैं। ठीक है, उसके अभिक्रिया की शक्ल देखकर बता सकते हैं, अपन को जरूरत नहीं है कि कितनी मॉलिक्यूल्स हैं कितना नहीं है। ठीक है भैया, अपन उसकी शक्ल देखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स